Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcome to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए थर्ड यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है रेफ्रिजरेंट। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था साइकिल्स पढ़े थे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, जैसे कि VCRS पढ़ा था, उसके कंपोनेंट पढ़े थे। जब हम इन सिस्टम्स की स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक टर्म काम में ली थी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, और एक टर्म काम में ली थी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थर्ड टर्म जो काम में ली थी वो थी रेफ्रिजरेंट। क्या होता है कि किसी भी स्पेस को हमें कूल करना है, तो उसको कूल करने के लिए वहाँ से हम कितने अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसको अचीव करने के लिए इक्विपमेंट को एक साथ लगा के जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और जो वर्किंग फ्लूइड हम काम में लेते हैं, जो हर कंपोनेंट में फ्लो करता है, जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बाहर जाके हीट को रिजेक्ट करेगा, वो कहलाता है रेफ्रिजरेंट। तो हमारी जो थर्ड यूनिट है वो पूरी ही पूरी रेफ्रिजरेंट के बारे में, जिसमें हम क्या क्या पॉइंट स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे बेसिक रेफ्रिजरेंट के बारे में, कितने टाइप के रेफ्रिजरेंट है ये पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेंट के डेजिग्नेशन यानी नॉमेनक्लेचर, उसका हम नाम जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। फिर रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो रेफ्रिजरेंट के अंदर हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन से। रेफ्रिजरेंट इज द फ्लूइड यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफर इन ए रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम that absorb heat during evaporation from the region of low temperature and pressure and release heat during condensation at a region of high temperature and pressure. रेफ्रिजरेंट क्या है? एक वर्किंग फ्लूइड है जिसका हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एज ए हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है सबसे पहले इवापोरेटर में। इवापोरेटर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। तो इवापोरेटर में क्या होता है, हमें जिस स्पेस को कूल करना है वहाँ से हम हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और वो हीट एब्जॉर्ब होकर कहाँ आती है, रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है। यानी इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर कंप्रेशर में जाएगा, कंप्रेशर से थर्ड वो जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में वही रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का वहाँ पर रेफ्रिजरेंट है, वो अपनी हीट को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, वहाँ से एक्सपांशन डिवाइस के थ्रू वापस इवापोरेटर में आएगा। अगर शॉर्ट टर्म में इसको समझें तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट को रिजेक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन होगी, लो प्रेशर और टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जाके वो उसको रिजेक्ट करेगा। ये कहलाते हैं रेफ्रिजरेंट। अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं रेफ्रिजरेंट का। बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट है वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं? दीज आर द रेफ्रिजरेंट्स विच कूल द सब्सटेंस और स्पेस डायरेक्टली बाय एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट। यानी जिस स्पेस को हमें कूल करना है, रेफ्रिजरेंट वहाँ फ्लो करेगा इवापोरेटर के थ्रू, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये चीज़ हमें पता है कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ये चीज़ हमने पढ़ा था कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, जब हमने पढ़ा था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो वहाँ पे डिफरेंस यही तो पढ़ा था। एयर वाले में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी वो सेंसिबल हीट थी, जबकि VCRS के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, लेटेंट हीट के फॉर्म में। यानी जो हीट है वो रेफ्रिजरेंट की फेज को चेंज करती है, रेफ्रिजरेंट की फेज को चेंज करेगी। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो वर्किंग फ्लूइड था वो क्या था, एयर थी, जबकि VCRS के अंदर हम काम में लेते हैं रेफ्रिजरेंट, और उन रेफ्रिजरेंट को अब हम क्या कर रहे हैं, डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जिस स्पेस को कूल करना है उसके डायरेक्टली हीट एब्जॉर्ब करते हैं उस स्पेस से। सेकेंड पॉइंट, इट एब्जॉर्ब heat during evaporation in the evaporator and release heat energy during condensation in condenser. evaporator में जो प्रोसेस होता है, यानी जो रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड से वेपर में, तो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इवापोरेशन।
कंडेंसर में क्या होता है, लिक्विड अपनी हीट रिजेक्ट करके वेपर से कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी इवापोरेटर में जब इवापोरेशन होता है, इसका मतलब क्या है, जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान जो रेफ्रिजरेटर हीट रिजेक्ट करेगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम। डायरेक्ट एक्सपांशन मतलब डायरेक्ट जो रेफ्रिजरेंट था वो उस स्पेस के क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट में आ रहा है। इसके एग्जाम्पल है अमोनिया, NH3, फ्रियोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, etc. These fluids provide refrigeration by undergoing a phase change process in the evaporator. ये हमें पता ही है कि ये जितने भी डिवाइस हम पढ़ते हैं VCRS वगैरह, इनमें फेज चेंज ही एसोसिएटेड होती है। यानी जो हीट ट्रांसफर होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, लेटेंट हीट में, ना कि सेंसिबल हीट में। ये हो गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में क्या होता है, इन रेफ्रिजरेशन प्लांट ए सेकेंडरी कूलेंट इज यूज्ड एज कूलिंग मीडियम which absorb heat from refrigerated space and transfer to primary refrigerant in evaporator. Secondary refrigerants are also known under the name brines और antifreeze. Secondary refrigerant वो होते हैं जो डायरेक्ट स्पेस से कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। पहले क्या होगा, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट स्पेस से डायरेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो हीट को रिजेक्ट करेगा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या करता है, फिर उसको हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा, वापस फ्लो करके आएगा, फिर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आएगा, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से फिर हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर जाके सराउंडिंग को रिजेक्ट करेगा। यानी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट जिस स्पेस को कूल करना है उसके कांटेक्ट में आता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट उस स्पेस के कांटेक्ट में ना आके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आता है। और जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के एग्जाम्पल हैं वो है ब्राइन। तो ये हमने दो टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंड जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, उसके बेस पे रेफ्रिजरेंट को क्लासीफाई किया गया, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट एंड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे किससे, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट से। हेलो ग्रुप होता है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक हेलो ग्रुप होता है जिसमें आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कहलाता है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप के जो एलिमेंट है वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी ये जो रेफ्रिजरेंट होगा, हमेशा नाम से ही हमें रेफ्रिजरेंट को समझना है। हेलो कार्बन का मतलब उसमें हेलो ग्रुप होगा रेफ्रिजरेंट में, साथ ही साथ उसमें कार्बन भी होगा। हेलो कार्बन मतलब उस रेफ्रिजरेंट में एक जो ग्रुप होगा वो हेलो ग्रुप होगा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी, साथ ही साथ एक कार्बन होगा। एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स आर ऑल synthetically produced and were developed as the Freon family of refrigerant. बेसिकली जो हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाला है वो एलिमेंट है फ्रियोन, तो इनको हम फ्रियोन फैमिली रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। दे आर फ्लोरोकार्बन्स। अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन को काम में ले रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे, फ्लोरोकार्बन्स ऑफ मैथेन एंड एथेन सीरीज। यहाँ पर क्या है, इस टाइप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनमें हेलो ग्रुप होगा, कार्बन होगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट जब हम नॉमेनक्लेचर या डेजिग्नेशन पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में ये सारी चीज़ें डिटेल से आ जाएगी कि अगर फ्लोरीन कितना है तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, वो वहाँ पर नॉमेनक्लेचर जब समझेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दे कंटेन वन और मोर ऑफ दीज हेलोजन्स। यानी जो हम रेफ्रिजरेंट पढ़ते हैं उसमें एक हेलोजन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। नेक्स्ट, अब ये जो हेलो कार्बन ग्रुप के रेफ्रिजरेंट हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ। फर्स्ट, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोजिव, नॉन कोरोसिव, नॉन इरिटेंट टू ह्यूमन बॉडी एंड आइज। जो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिज़ायरेबल होती है किसी भी सिस्टम के लिए, उनकी स्टडी हम इसके बाद करने वाले हैं कि हमारे लिए क्या क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक रेफ्रिजरेंट की। जब भी किसी सिस्टम के लिए हम रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं कि अगर हम इस रेफ्रिजरेंट को यूज़ में ले रहे हैं तो क्या इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिक सिस्टम के लिए डिज़ायरेबल होती हैं, उनको क्या फुलफिल कर रहा है।
अभी सिर्फ हम इतना पढ़ रहे हैं, ग्रुप पढ़ रहे हैं और उस ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो जो हेलोकार्बन ग्रुप है, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट जो ग्रुप है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होते हैं। नॉन टॉक्सिक मतलब पॉइजनस नहीं है, इजिली फायर को कैच नहीं करते हैं, कोरोजन नहीं होगा। कोरोजन मतलब क्या है? जब रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है तो वो जो डिवाइस हैं उनके पाइप्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, अगर उसकी कोरोजिव नेचर होगा तो उन पाइप का वहाँ से क्या शुरू हो जाएगा? कोरोजन शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ नॉन इरिटेंट टू ह्यूमन बॉडी। बाई चांस अगर रेफ्रिजरेंट का लीकेज हो जाता है सिस्टम से, तो वो सिस्टम से अगर रेफ्रिजरेंट का लीकेज हो जाता है तो वो क्या करता है? डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है रेफ्रिजरेंट, क्योंकि जिस स्पेस को कूल करना है, फॉर एग्जांपल एसी हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो हमें ऐसा रेफ्रिजरेंट काम में लेना चाहिए जो ह्यूमन के लिए इरिटेबल ना हो। तो ये जो हेलोकार्बन ग्रुप के रेफ्रिजरेंट है, इनकी ही एक प्रॉपर्टी है कि नॉन इरिटेंट होते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं आती इन रेफ्रिजरेंट में कोई। थर्ड, कलरलेस, इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। विल नॉट रिएक्ट विद फूड प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। फॉर एग्जाम्पल फ्रीज है, अगर मान लो उसमें जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है वो लीक हो जाता है और वहाँ पर जो फूड प्रोडक्ट जो रखा हुआ है, क्योंकि फूड प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिएक्शन करके उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो भी सही नहीं है। तो ये जो हेलोकार्बन ग्रुप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, ये फूड प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। विल नॉट रिएक्ट विद लुब्रिकेटिंग ऑयल। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर में फ्लो करेगा तो कंप्रेशर में क्या होगा? लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा। तो रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए जो उसके साथ रिएक्शन ना करे। तो हेलोकार्बन ग्रुप जो है वो ऐसा है कि वो वहाँ पर ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करता। हैज़ एक्सीलेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब रेफ्रिजरेंट की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है कि हेलोकार्बन ग्रुप की जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी होती हैं। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, जो हेलोकार्बन ग्रुप है उसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो है ODE, ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या रीज़न है इसके, कि किस वजह से ये ओजोन लेयर में डिप्लीशन करता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो हेलोकार्बन ग्रुप है उसकी सारी प्रॉपर्टी फेवर में है, बस उसमें एक ही डिसएडवांटेज है, वो है कि उसकी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी हाइयर होती है। अब कौन कौन से ग्रुप आते हैं इसमें? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसमें क्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा और कार्बन होगा। ये जो नाम लिखा हुआ है आगे R11, R12, R113, ये नाम है रेफ्रिजरेंट के। ये रेफ्रिजरेंट को इंडिकेट करने का तरीका है कि एक रेफ्रिजरेंट है वो है R11, R123, R12। ये होते हैं नॉमेनक्लेचर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये लिखे जाते हैं। फिलहाल सिर्फ ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल है इनके। HCFC का मतलब होता है हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा, क्लोरीन भी होगी, फ्लोरीन भी होगी और कार्बन भी होगा। HFC का मतलब हो गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन। तो यहाँ तक हमने अभी तक कितना पढ़ा? हमने बेसिकली यहाँ कवर किया है सबसे पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, फिर सेकेंड जो बेस था क्लासिफिकेशन का उसमें शुरुआत की थी हेलोकार्बन रेफ्रिजरेशन, तो उसमें हमने शुरुआत की सारी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हेलोकार्बन जो ग्रुप है उसमें 1 by 1 जो इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट है उनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। थैंक यू।